नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदेला और आज हम फिर से कुछ न्यू अपडेट्स लेकर आपके लिए लेकर आए हैं। और सबसे पहले बात करते हैं उपचुनावों से जुड़ी हुई। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ने रात 11 बजे कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। जी हां, जिस नाम पर कल तक सियासत हो रही थी कांग्रेस में, आज वो जो है बीजेपी में शामिल हो चुकी है। दरअसल उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। रात 11 बजे सीएम हाउस में शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। सुलोचना रावत ने कहा है कि मैं सीएम और पीएम के कामों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हो रही हूं। जी हां, दरअसल कल जोबट में सुलोचना रावत के नाम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही थी। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ने ये तक कह दिया था कि अगर सुलोचना रावत को टिकट दिया जाता है तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और समीकरण भी बिगाड़ेंगे। हालांकि इस तरह के हालात नहीं बन सके हैं और वो बीजेपी में जो है वो शामिल हो चुकी है। अरसे बाद पूर्व सीएम कमलनाथ जो है 2 अक्टूबर को भोपाल पहुंचे। दिन में शिवराज से रेस को लेकर बयान जो दिया था, वहीं रात 11 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया। जोबट से कांग्रेस के पूर्व विधायक सुलोचना रावत को बीजेपी में शामिल किया गया है, सदस्यता दिलवाई गई है और जोबट में उपचुनाव होने हैं। इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। कलावती भूरिया के निधन से यह जो सीट है वो खाली हुई थी। बताया ये भी जा रहा है इस झटके को लेकर कांग्रेस को पहले से आभास जरूर था, लेकिन सभी लोग चुप थे, कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। जोबट उपचुनाव को लेकर 8 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट के लिए उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। वहीं बाकी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जो है वो तय नहीं हुए हैं। बीजेपी ने अभी कहीं के लिए भी उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी नहीं की गई है। हम आपको बता दें कि वहीं चर्चाएं ये भी है कि सुलोचना रावत को बीजेपी जोबट से उम्मीदवार भी बना सकती है और यही आदिवासी बाहुल्य इलाका है। सुलोचना वहां से कांग्रेस की विधायक भी रह चुकी है। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुलोचना रावत ने कहा कि मैं सीएम और पीएम के कामों से प्रभावित हुई हूं और इसीलिए मैंने बीजेपी की सदस्यता ली है। सीएम ने अलीराजपुर के लिए काफी काम किया है। ये सारी बातें जो है सुलोचना रावत ने बीजेपी में सदस्यता ग्रहण करने के बाद की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विक्रांत भूरिया की। तो विक्रांत भूरिया जो है वो जोबट से कांग्रेस प्रत्याशी हो सकते हैं। विक्रांत भूरिया को नामों को लेकर भी चर्चाएं जो है वो तेज हो चली है। महेश पटेल का नाम भी दावेदारों की रेस में सबसे आगे है और कांग्रेस जल्द ही अब प्रत्याशियों का ऐलान जो है वो कर सकती है। आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं खंडवा सीट की। तो यहाँ पर होने वाले 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीटों पर उपचुनावों की तैयारियां जो है वो पक्ष और विपक्ष ने शुरू कर दी है। खंडवा से टिकट किसे मिलेगा, अभी इन दोनों प्रमुख पार्टियों ने फैसला नहीं लिया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा टिकट मिलने की जो आस है वो हर कार्यकर्ता यहाँ का लगाए बैठा है। उधर खंडवा से अरुण यादव का नाम जो है वो लगभग तय ही माना जा रहा है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि खंडवा से अरुण यादव सबसे योग्य प्रत्याशी है। सज्जन सिंह वर्मा के इस बयान के बाद लोगों का मानना है कि अरुण यादव को कांग्रेस अपना प्रत्याशी भी बना सकती है। वहीं आज कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की बैठक भी हुई है। माना जा रहा है कि इस बैठक के बाद जो नाम है वो तय कर लिए गए हैं। नामों की सूची भी तैयार हो चुकी है, बस नामों की घोषणा करना बाकी है। कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस की बैठक खत्म होने के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बयान देते हुए कहा कि कल तक दिल्ली से प्रत्याशियों के ऐलानों की संभावना है। जो भी चर्चा हुई है उसके बाद आलाकमान को यह बताया है कि सभी प्रत्याशी के नाम जो है लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। शाम को फिर से विचार करेंगे, एक बैठक करेंगे। और खंडवा से अरुण यादव की दावेदारी पर सज्जन सिंह वर्मा ये भी बोले कि अरुण यादव सबसे योग्य प्रत्याशी है। उनका नाम जो है वो लगभग इसमें तय ही माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इसके लिए नामांकन की जो प्रक्रिया है वो 11 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 को मतदान होगा और इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होनी है। हालांकि इसमें रिजल्ट क्या आएगा ये तो जब उपचुनाव होंगे और मतदान करेंगे उसके बाद ही पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश की। तो मौसम विभाग ने शनिवार को कहा है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मानसून के मध्य प्रदेश से विदा होने की उम्मीद जो है मौसम विभाग ने जताई है, जो कि मानसून की सामान्य प्रस्थान तिथि से कम 10 दिन आगे है। मध्य प्रदेश में इस बार दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जून को आया था।
आईएमडी कार्यालय के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने शनिवार को बताया कि इस महीने के दूसरे सप्ताह से मानसून मध्य प्रदेश में थमना शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार यह थोड़ा लंबा जरूर खिंच गया है, क्योंकि यह आमतौर पर जून के पहले में ही शुरू हो जाता है और सितंबर के आखिर तक समाप्त हो जाता है। लेकिन सितंबर छोड़ ये अक्टूबर में भी आ चुका है। पहला हफ्ता जो है वो गुजरने वाला है और दूसरा हफ्ता जो है वो शुरू होने वाला है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश अभी भी जारी है, कहीं तेज बारिश जारी है तो कहीं रिमझिम बारिश अभी भी बनी हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक ने अगले 24 घंटे में भी बारिश होने की संभावना जताई है। कहां कहां बारिश हो सकती है उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। आईएमडी के एक अन्य वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक जीडी मिश्रा ने बताया है कि मध्य प्रदेश में इस मानसून में राज्य में औसत से थोड़ी अधिक बारिश हुई है। 1 जून से बृहस्पतिवार सुबह तक राज्य में 940.6 मिलीमीटर की सामान्य बारिश के मुकाबले इस बार 945.2 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में मानसून के जाने की जो संभावना है वो जताई है। हालांकि ये कितनी बात सच होती है ये आगे देखने वाली बात होगी। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एमपी न्यूज। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।